हेलो स्टूडेंट्स, दिस साइड सुधीर ग्रोवर, सीनियर फैकल्टी मेंबर इन्फोमैथ्स कोर्स एडयू। आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस वर्कशीट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। जितने क्वेश्चन अप टू 2023 तक पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। पीयू के क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं। 1 to 2 क्वेश्चंस फंक्शंस के हर साल आते हैं, मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 बड़े इजी क्वेश्चंस आते हैं। आप सारे क्वेश्चंस को आज देखोगे तो कई बच्चे कहते हैं कि फंक्शन एक टफ चैप्टर होता है, पर अगर पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करोगे तो फंक्शन बड़े सिंपल क्वेश्चंस आते हैं और इतने सिंपल आते हैं कि जो हमारे लेवल 1 के क्वेश्चंस होते हैं, जो हमारी क्लासेस के एग्जाम्पल्स होते हैं, जो हम क्लासेस में एग्जाम्पल्स करते हैं या क्लासेस में लेवल 1 में क्वेश्चंस करते हैं, उस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो सारे क्वेश्चन आज हम आपके सामने लेके आएंगे, तो आप भी सामने बैठ के क्वेश्चंस करो। आपको लगेगा कि ये 22-23 क्वेश्चंस है, तो आपको लग जाएगा कि कितने सिंपल क्वेश्चंस थे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन f(x) = x² फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर्स क्या है? 1 1 है, ऑन 2 है, 1 1 नॉट ऑन 2 है, लाइक दैट। देखो ये क्वेश्चन कहाँ से कहाँ है, फ्रॉम i to i है। फंक्शन कौन सा है? x² है। फंक्शन है x² फ्रॉम i to इंटीजर टू इंटीजर। तो क्या ये 1 1 है? हर बच्चे को पता है जब इवन पावर फंक्शन होता है वो 1 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज 1 डाला या -1 डाला, इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू 1 आएगी। अब पॉजिटिव डालो, नेगेटिव डालो, वैल्यू इसकी सेम आएगी। पॉजिटिव इंटीजर डालो, नेगेटिव इंटीजर डालो, उसकी वैल्यू सेम आएगी। सो दिस इज मैनी वन फंक्शन। फंक्शन क्या हो गया? मैनी वन हो गया। मैनी वन तो हो गया। सो आपकी जो फर्स्ट चॉइस है वो फेल होगी, सेकंड चॉइस फेल होगी, थर्ड और फोर्थ चॉइस अभी आपके पास 2 चॉइस बची है। अब ऑन 2 है कि इन 2 है, इसकी जो रेंज है, जो इसकी रेंज है वो क्या जा रही है बच्चों? इसकी रेंज क्या जाएगी? ग्रेटर इक्वल टू 0, ओनली ग्रेटर इक्वल टू 0, बिकॉज x² है तो रेंज क्या है? ग्रेटर इक्वल टू 0 मीन्स ओनली पॉजिटिव, मीन्स ओनली पॉजिटिव इंटीजर, ओनली पॉजिटिव इंटीजर। बट हमारे पास कोडमीन क्या है? हमारे पास जो कोडमीन है वो है टोटल i। कोडमीन क्या? i है। सो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडमीन, सो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडमीन, सो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। 1 1 भी नहीं हुआ, 1 1 भी फेल हो गया और ऑन 2 भी फेल हो गया। So this function is neither 1 1 nor on 2. So answer is D choice. Simple question. Neither 1 1 nor on 2. Simple question. Okay. Next question क्या है? Value of P and Q for which this is satisfied. So ये question बस थोड़ा सा करने वाला है। आपको पहले f(x) + 1 आपको निकालना है, f(x) निकालना है, दोनों को डाल देना है, तो बस वही चीज़ है। यहाँ फंक्शन हमारे पास क्या? फंक्शन यहाँ हमारे पास है px² + qx + r। दिस इज अ फंक्शन। हमें क्या बोला? क्या p हमें बोला कि f(x) + 1 - f(x) = 8x + 3। ये हमारे पास है। हमें चाहिए क्या? चाहिए हमें p और q की वैल्यूज चाहिए, p और q की वैल्यूज चाहिए, बस इतनी सी बात है। तो अब आप ये सब कुछ पुट कर दो। यहाँ पर पहले x को x + 1 डालो, x को x + 1 डालूंगा क्या बनेगा? p x + 1 का स्क्वायर प्लस q x + 1 प्लस r माइनस यहाँ पर आपने fx लिया। fx क्या है? px², चलो px² प्लस qx प्लस r, दिस इक्वल टू क्या बोला उसने? 8x + 3। ओके, 8x + 3। ओके स्टूडेंट्स, इतनी सी बात है ना। तो यहाँ से देखो r कैंसिल हो गया, आपका qx इस qx से कैंसिल हो जाएगा। ओके, सिमिलरली px² भी कैंसिल हो जाएगा। चलो उसको हम बाद में देखते हैं। px² कट जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा? यहाँ से 2px बचेगा। क्या बचेगा? 2px बचेगा प्लस p बचेगा। यहाँ से px² कट जाएगा और क्या बचेगा? 2px प्लस दिस p बचेगा। ओके, और वहाँ से क्या बचा? यहाँ से प्लस q बच गया। और बताओ क्या बच गया? ये तो कट गया, मैंने बोला ये मैंने काट दिया। q बच गया, बस ये बच गया। दिस इक्वल टू 8x + 3। आप देख सकते हो कैलकुलेशन में आपका qx कट गया, r कट गया, px² कट गया, यहाँ से 2px बचा, यहाँ से प्लस q 2px + p बचा, यहाँ से q बचा, बस ये हमारे पास आ गया। सो नाउ कंपेयर कर दोनों साइड्स को। यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है? 2p है। यहाँ x का कोएफिशिएंट 2p है, सो 2p इज 8, 2p इज 8, तो p की वैल्यू क्या होगी? 4 हो गई। P तो आ गया, P इज 4। किस चॉइस में P4 है? P4 ओनली सेकंड चॉइस में, तो आपका आंसर सेकंड चॉइस तो आ भी गया, P इज 4। अगर आपने Q निकालना है, अगर आपने Q भी निकालना है तो कांस्टेंट भी कंपेयर करो। यहाँ कांस्टेंट क्या है? P + Q है। यहाँ कांस्टेंट P + Q है, वहाँ क्या 3 है,
वहाँ कांस्टेंट 3 है, p की वैल्यू को 4 डाल दो, p की वैल्यू को 4 डाल दोगे तो क्या होगी वैल्यू, क्या होगी, p को 4 डाल दिया तो क्या होगी वैल्यू आ जाएगी -1। सो क्या होगी वैल्यू -1 भी आ गई, p की वैल्यू 4 भी आ गई, तो आंसर इज ओनली सेकंड चॉइस। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था यहाँ पर, सिंपल पहले x को x+1 डालना था, फिर fx लेना था, दोनों को माइनस करना है, तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, कोई दिमाग नहीं लगाना था, सिर्फ काम करना था। ऐसे क्वेश्चन हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो फंक्शन चैप्टर को मिस ना करें, फंक्शन बड़ा सिंपल चैप्टर बनेगा आपका। अगर आप यू तैयारी कर रहे हो तो फंक्शन बड़ा सिंपल चैप्टर बनेगा। कई बच्चे फंक्शन से डर जाते हैं कि मुश्किल चैप्टर है, हाँ सच में मुश्किल चैप्टर है। अगर आप NIT की तैयारी कर रहे हो फिर तो बड़ा डीपली करना पड़ता है। अगर आप यू तैयारी कर रहे हो तो बस आपको मैंने बोला कि लेवल 1 करके चले जाओ, हमारी असाइनमेंट का थ्योरी करके चले जाओ, लेवल 1 करके चले जाओ, आपके फंक्शंस के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, बताओ क्या क्वेश्चन है, रेंज ऑफ दिस फंक्शन। किसकी रेंज पूछ रहा हो? देखो ऐसे क्वेश्चन तो हम सेकंड्स में करते हैं। तो दिस रेंज ऑफ दिस फंक्शन, आपको पता है जो कॉस होता है ये आपका फंक्शन है, पहली बात है। कॉस की हमें वैल्यू पता है, कॉस ऑलवेज लाई बिटवीन -1 to 1, कॉस ऑलवेज लाई बिटवीन -1 to 1। हमें माइनस कॉस चाहिए तो माइनस कॉस लाई बिटवीन, अगेन माइनस से मल्टीप्लाई किया, अगेन लाई बिटवीन -1 to 1। ओके, कॉस लाई बिटवीन -1 to 1, माइनस से मल्टीप्लाई, अगेन लाई बिटवीन -1 to 1। अब 2 को ऐड भी कर दिया, तो 2 को ऐड किया, 2 यहाँ पे ऐड किया, 2 वहाँ पे ऐड किया, 2 यहाँ पे ऐड किया, एडिंग 2, तीनों साइड पे 2 ऐड कर दिया, 2 यहाँ पे ऐड किया, 2 यहाँ पे ऐड किया, 2 यहाँ पे ऐड किया। अब इनको उल्टा दिया तो क्या बन गया स्टूडेंट बताओ? अब यहाँ पर इसको उल्टा दिया तो हमारे पास क्या आ गया, बताओ क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ से आ गया, हमें क्या चाहिए, इसके रेसिप्रोकल चाहिए। तो रेसिप्रोकल में क्या होता है, जिसका जो चीज़ बड़ी है उसका रेसिप्रोकल छोटा हो जाएगा, जो चीज़ छोटी है उसका रेसिप्रोकल बड़ा हो जाएगा। पता ना आपको, जो चीज़ बड़ी है उसका रेसिप्रोकल छोटा हो जाएगा, जो चीज़ छोटी है उसका रेसिप्रोकल बड़ा हो जाएगा। सो डैट नाउ लाई बिटवीन 1/3 to 1। ये आपका जो रेंज है, जो आपकी रेंज है वो क्या होगी, रेंज जो आपकी रेंज बोलूँ मैं क्या बोलूँ, आउटपुट, जो आपकी रेंज है आउटपुट है, इसकी रेंज बोल देता हूँ। तो रेंज लाई बिटवीन 1/3 to 1। आपकी चॉइस कोई है, चॉइस कौन सी है, क्लोज 1/3 to क्लोज 1। आंसर इज सेकंड चॉइस। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तो माइंड में होते हैं। मैं पेपर पेन इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए, अदरवाइज ये क्वेश्चन तो ऐसे ही माइंड में हो जाता है। सो थर्ड क्वेश्चन भी आपने देखा सिंपल सा हो गया। नाउ फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इनवर्स ऑफ द फंक्शन। इनवर्स ऑफ द फंक्शन, तो इनवर्स निकालने का क्या स्टेप्स होते हैं? इनवर्स निकालने के स्टेप्स, y = fx कोई फंक्शन हो, कभी इनवर्स चाहिए हो तो पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। ये आपका इनवर्स आ भी गया, ये आपका स्टेप 1 होता है, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। उसके बाद इंटरचेंज x एंड y। स्टेप 2 क्या होता है, इंटरचेंज x एंड y। सो ये आपका इनवर्स आ जाता है, ऐसे करके आपका इनवर्स आ जाता है। 2 स्टेप्स करने होते हैं, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, देन इंटरचेंज x एंड y। बस ये काम करो। यहाँ पर y क्या दिया जा रहा है हमें, y मीन्स फंक्शन। यहाँ पर y हमारे पास है 2/x³ + 1, ये आपका y है। पहला स्टेप क्या है, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। तो इसको पहले वहाँ ले जाओ, y - 1 = 2/x³। सो दिस मीन्स x³ = 2/y - 1। हमारा पहला स्टेप क्या है, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। तो ये हमने क्या किया, इसको उधर ले गए, 1 को उधर ले गए, तो x³ क्या होगा, 2/y - 1। हमें तो x चाहिए, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी 2 की पावर, मैं देखो चॉइसेस कैसी, हाँ बिल्कुल सीधी है, क्यूब रूट है, तो सीधा हम क्यूब रूट बोल देते हैं, क्यूब रूट ऑफ 2/y - 1। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, क्यूब रूट ऑफ 2/y - 1। तो आपका स्टेप नंबर 1 हो गया, x आपका y में एक्सप्रेस हो गया, मीन्स इनवर्स आ गया, आपका इनवर्स तो आ गया। बट हमें क्या चाहिए, हमें एक्चुअली जो फंक्शन होता है वो y इन टर्म्स ऑफ x होता है, x इन टर्म्स में y नहीं होता, y इन टर्म्स ऑफ x होता है। तो स्टेप 2 क्या होगा, x को y, इंटरचेंज x एंड y। इंटरचेंज x एंड y मीन्स x को y बोल दो, y को x बोल दो, आपका इनवर्स आ गया 3 क्यूब रूट ऑफ 2/x - 1। ये आपका इनवर्स आ गया, क्यूब रूट ऑफ 2/x - 1। सो आपका इनवर्स आ रहा है बी चॉइस, सेकेंड चॉइस। एक्सप्रेस स्टेप 1 क्या है, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, वो कर लिया। स्टेप 2 क्या है, इंटरचेंज x एंड y।
ऐसे क्वेश्चन 2-3 और भी आने वाले हैं, इनवर्स के क्वेश्चन बड़े इजी क्वेश्चन आने वाले हैं। इवन मैं कहूँगा ये क्वेश्चन फिर भी कुछ करने वाला था, आगे 1-2 क्वेश्चन और आने वाले हैं तो इससे भी इजी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछ लिया, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। बताओ मुझे क्या पूछा, डोमेन ऑफ दिस, किसको नहीं आता होगा? ये तो हम बिल्कुल जियो लेवल का क्वेश्चन लेके चलते हैं। किसकी डोमेन क्या होगी? साइन इनवर्स की डोमेन क्या होती है? साइन इनवर्स की डोमेन की बात करें, जो चीज़ साइन इनवर्स के अंदर है डेट लाई बिटवीन -1 to 1, जो साइन इनवर्स के अंदर है डेट लाई बिटवीन -1 to 1। सो एक्स लाई बिटवीन -1/2 to +1/2, दिस इज द डोमेन। सिंपल, खत्म क्वेश्चन। एक्स लाई बिटवीन, आंसर इज बी चॉइस। अब ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो बिल्कुल जीरो लेवल के क्वेश्चन है। ओके, बट ये कि फिर मैं कहता हूँ, हर बच्चे को कहता हूँ कि कभी पीयू का पेपर देने जाना तो पूरा सिलेबस करके जाओ। इतने आसान क्वेश्चन आएंगे, फिर आप रिपेंड करोगे। जब आप कोई चैप्टर छोड़ के चले जाओगे तो रिपेंड करोगे, सर ये चैप्टर तो हमने छोड़ दिया था, इस चैप्टर में से इतना आसान क्वेश्चन क्यों आ गया, हमने तो चैप्टर छोड़ ही दिया था। कोई चैप्टर छोड़ो नहीं, सारे चैप्टर करके जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, लेट फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम, क्या फंक्शन है? फंक्शन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 में 2x प्लस साइन एक्स। क्या ये 1 है, ऑन टू है? बिल्कुल वही बात जो पहले आई थी। फंक्शन कहाँ से कहाँ है? फंक्शन इज फ्रॉम R to R। क्या ये 1 है, क्या ये ऑन टू है, क्या है? देखो 1 के लिए तो पता ही आपको डिफरेंट आना चाहिए। पहली बात है कि यहाँ पर जो साइन एक्स की वैल्यू है डेट ऑलवेज इन बिटवीन -1 to 1। साइन की वैल्यू क्या है? ऑलवेज इन बिटवीन -1 to 1। पर ये 2x की वैल्यू क्या है? अनलिमिटेड। 2x तो चलता जाएगा 2x का ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन होगी, वो तो कभी एंड नहीं होगा। पर ये वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में रहेगी। ये फंक्शन देखा है, ये फंक्शन मैनी 1 है, पर वो फंक्शन का 1 है। इनको जब ऐड करोगे तो फंक्शन 1 बने रहेगा, क्योंकि जब ये वैल्यू चेंज होती रहेगी, ये वैल्यू में भी चलो इन बिटवीन -1 to 1 रहेगी, इनका जो सम है वो चेंज होता रहेगा। इन दोनों को सम है वो चेंज होता रहेगा। डिफरेंट डालोगे डिफरेंट आएगा, जब भी डिफरेंट डालोगे डिफरेंट आएगा, सेम नहीं आएगा। सो दिस फंक्शन इज 1 फंक्शन। जब भी डिफरेंट लोगे x1 नॉट इक्वल टू x2, तो यहाँ पर fx1 नॉट इक्वल टू fx2 आएगा, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ 2x, बिकॉज ऑफ 2x। जैसे भी डिफरेंट डालोगे डिफरेंट ही आउटपुट आएगी। तो दिस फंक्शन इज 1 फंक्शन। क्या हो गया? 1 फंक्शन हो गया। अभी ऑन टू हुआ कि नहीं हुआ? अगेन बात वही है कि जो आपकी आउटपुट है वो कुछ भी हो सकती है। आपका जो 2x है वो कुछ भी हो सकता है, आपका जो 2x है कुछ भी हो सकता है, आपकी जो आउटपुट है कुछ भी हो सकती है। ओके, बिकॉज ऑफ दिस 2x, ये तो इन बिटवीन -1 to 1 है, और ये कुछ भी हो सकता है। तो दिस कोड मीन इज इक्वल टू रेंज, इसका आउटपुट कुछ भी हो सकती है। तो रेंज इज इक्वल टू कोड मीन। आपकी कोड मीन क्या बनेगी? यहाँ पर r है और रेंज भी क्या है? r बनेगी। सो रेंज इक्वल टू कोड मीन, दिस फंक्शन इज आल्सो ऑन टू। ये 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, तो इसका आंसर क्या आ गया? फर्स्ट चॉइस। सिंपल सा क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा कई बच्चे समझते हैं सर साइन एक्स आ गया, साइन एक्स तो मैनी 1 होता है, तो इसको हम मैनी 1 कर देते हैं। और कई बच्चे कहते हैं सर साइन जो इन बिटवीन -1 to 1 होता है, तो ये आपका ऑन टू नहीं इनटू हो गया। बट ये 2x के चक्कर में 1 भी हो गया, और 2x के चक्कर में ऑन टू भी हो गया। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी बिना पेन चलाने वाला क्वेश्चन था। फंक्शन ऑड है कि इवन है? आपको पता है x³ इज ऑड फंक्शन, साइन इज ऑड फंक्शन, ऑड प्लस ऑड, x³ is odd function, sine is an odd function, odd plus odd is always odd function. So this is a odd function. बिना पेन चलाए क्या आंसर आ गया? odd function. odd plus odd is odd function. बिना कुछ किए आपका आंसर आ रहा है। Now question number 8. Question number 8 फिर भी चलो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। बड़ी अगर क्लासेस लगाई हैं, ये क्वेश्चन इतना ईजी क्वेश्चन है, बस जिसने क्लास नहीं लगाई है, जो वहाँ पेपर में सोचेगा तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है इस क्वेश्चन में। Let STU be non-empty sets, STU, S ये रहा, T ये रहा, और U हमारा यहाँ पर है। STU be STU be non-empty sets, function f from S to T, function f from S to T, G from T to U, such that function composition is from S to U is 1 composition is 1 which of the following must not be true? Not true, हमें चाहिए नॉट ट्रू। देखो अगर आपको कंपोजिशन को 1 करना है, कंपोजिशन को 1 करना है, पहली बात है कि कंपोजिशन को डिफाइन करना है, फिर उसको 1 भी करना है। तो ऐसे में अगर मैंने एलिमेंट्स यहाँ मैंने 5 ले लिए, अब कुछ भी ले लो, यहाँ मैंने 5 का एग्जांपल दिया है,
अब 3 का एग्जाम्पल दे दो, 4 का एग्जाम्पल दे दो, चलो मैं वही एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज करते हैं यहाँ 5 एलिमेंट्स हैं, सपोज करते हैं यहाँ पर 5 एलिमेंट्स है। अगर आपको फंक्शन को डिफाइन करना है, f जो है वो s to t है, g जो है t to u है। अगर आपको कंपोजिशन को डिफाइन करना है तो कंपोजिशन तो तभी डिफाइन होगा, कंपोजिशन क्या होता है, g और fx होता है। तो fx ये आपका f है, ये आपका fx है, ये आपका g fx है। g डालने के बाद ये g fx से बनेगा आपका, ये यहाँ पे x आएगा, यहाँ से x लोगे, सॉरी यहाँ से x लोगे, उसका f करोगे fx होगा, उसका g करोगे तो g fx होगा, ऐसे होने वाला है। अगर सपोज करते हैं आपने बोला कि फंक्शन आपका ये जो f फंक्शन है ये आपका मैनी वन है, अगर मैनी वन बोल देते हो तो यहाँ के 2 एलिमेंट्स एक के पास चले जाएंगे, यहाँ के 2 एलिमेंट एक के पास चले जाएंगे, और आगे जो एक एलिमेंट फर्दर एक के पास जाएगा तो अल्टीमेटली 2 एलिमेंट्स एक के पास चले जाएंगे। तो हमें कंपोजिशन चाहिए 1-1, कंपोजिशन 1-1 चाहिए तो यहाँ के 2 एलिमेंट 2 के पास, यहाँ के 2 एलिमेंट वहाँ के 2 एलिमेंट के पास जाने चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, पहले यहाँ पर अगर यहाँ 5 एलिमेंट है तो यहाँ भी 5 एलिमेंट रखने पड़ेंगे। क्यों, अब मैं फिर से बताता हूँ, क्योंकि ये आपको 1-1 करना बड़ा जरूरी है। जैसे ये इसके पास गया, 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 ये 1-1 हो गया। ओके, ये 1-1 हो गया तो आगे भी आपको क्या करना पड़ेगा, अगर कंपोजिशन को 1-1 करना है तो आगे भी आपको 1-1 तो पक्का ही करना पड़ेगा, आगे भी 1-1 करना पड़ेगा। क्यों, आप देख सकते हो ये इसके पास गया, ये इसके पास गया, ये इसके पास गया, ये इसके पास गया, ये इसके पास गया। सॉरी, ये मैंने 1 कर दिया, या मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ये मैंने ऐसे ही कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। तो यहाँ पर आपका f भी 1-1 है, g भी 1-1 है, तो कंपोजिशन भी 1-1 है। बाई चांस आपने इसको f को मैनी वन कर दिया होता, f को मैनी वन कर दिया होता तो 2 एलिमेंट एक के पास जाते, 2 एलिमेंट एक के पास जाते, एक आगे एक के पास जाता, 2 एलिमेंट एक के पास जाते, एक आगे एक के पास जाता, अल्टीमेटली यहाँ के 2 एलिमेंट एक के पास जाते। अगर आपने इसको मैनी वन कर दिया होता तो यहाँ के 2 एलिमेंट एक के पास जाते, आगे एक एलिमेंट एक के पास जाता, तो एक्चुअली यहाँ के 2 एलिमेंट एक के पास जाते, तो ये फंक्शन मैनी वन हो जाता। अगर आपको कंपोजिशन को 1-1 करना है तो इसको भी 1-1 करना पड़ेगा, इसको भी 1-1 करना पड़ेगा, दोनों को 1-1 करना पड़ेगा। तो 1-1 करने के लिए f को भी 1-1 करना पड़ेगा, g को भी 1-1 करना पड़ेगा। सो a इज ट्रू, c इज ट्रू। अगर आपने कंपोजिशन को अल्टीमेटली 1-1 करना है दोनों को 1-1 करना पड़ेगा। वैसे रिजल्ट लेके चलो, जिस बच्चे को लगा कि थोड़ा सा नहीं समझ आ रहा वो इसको रिजल्ट लेके चले। अगर कंपोजिशन 1-1 है तो दोनों को 1-1 होना पड़ेगा, पर ऑन टू के लिए कोई कंडीशन नहीं है। अगर बाई चांस यहाँ पर मैं, हाँ ये ठीक है, ये ऑन टू होगा, यहाँ के 5 एलिमेंट 5 के पास जाएंगे। अगर यहाँ पे एक एलिमेंट खाली रह जाता, यहाँ पे एक एलिमेंट खाली रह जाता तो जी डिफाइन नहीं कर सकते थे हम। यहाँ कोई एलिमेंट खाली छोड़ देता तो जी को हम डिफाइन नहीं कर सकते थे। क्यों, फंक्शन क्या होता है, टू ईच ऑफ दिस यूनिकोड ऐड, तो ईच ऑफ दिस मीन्स दिस इज ऑन टू, एफ शुड बी ऑन टू। चलो उसने बोला, हाँ उसने बोला है, तो एफ शुड बी ऑन टू, बिल्कुल ठीक बोला है। अगर यहाँ का कोई एलिमेंट खाली हो जाता तो जी आगे नहीं जाता। क्यों जी आगे नहीं जाता, बिकॉज ईच ऑफ दिस यूनिकोड ऐड। यहाँ का कोई एलिमेंट खाली है तो जी आगे नहीं जाता। तो अगर आपने जी को आगे लेके आना है तो दिस शुड बी ऑन टू, एफ शुड बी ऑन टू। पर जी के ऊपर कुछ नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एक एलिमेंट खाली छोड़ दूँ, 2 एलिमेंट खाली छोड़ दूँ, 3 खाली छोड़ दूँ, 4 खाली छोड़ दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो आप, एफ 1-1 है, जी 1-1 है तो कंपोजिशन 1-1 है, एफ भी 1-1 है, जी भी 1-1 है तो कंपोजिशन भी 1-1 है। तो ये इनटू होगी, मैंने एलिमेंट खाली छोड़ दिए, ये साथ में इनटू भी हो गई, क्योंकि उसने कोई कंपोजिशन में ऑन टू इनटू कुछ नहीं बोला। कंपोजिशन में सिर्फ उसने 1-1 चेक करने को बोला है, तो कंपोजिशन मेरी 1-1 हो गई है। उसने ये नहीं बोला कि कंपोजिशन शुड बी ऑन टू, ऐसा कुछ नहीं बोला। कंपोजिशन को ऑन टू नहीं बोला उसने, कंपोजिशन के ऊपर कुछ नहीं बोला उसने ऐसा। तो आपका एफ तो इसलिए ऑन टू हो गया कि जी को वहाँ पर डिफाइन होना है। पर यहाँ पर इसका ऑन, जी कंपोजिशन एफ का ऑन टू होना जरूरी नहीं है, जी का ऑन टू होना जरूरी नहीं है। यहाँ पर खाली एलिमेंट हो सकते हैं, आपने देखा ना अभी, एफ भी 1-1 है, जी भी 1-1 है तो कंपोजिशन भी 1-1 है। सो यहाँ पर जी का ऑन टू होना जरूरी नहीं है। सो विच वन इज नॉट ट्रू, ओनली डी इज नॉट ट्रू। ये जो डी स्टेटमेंट है वो नॉट ट्रू है, बाकी सभी को ट्रू होना पड़ेगा। इसको ऐसे रिजल्ट भी लेके चलो, ये रिजल्ट्स आप हमारी रिजल्ट्स में भी देख सकते हो। ऐसे कई रिजल्ट्स हमारे पास है। अगर एक फंक्शन ऑन टू है, एक फंक्शन ऑन टू है, दूसरा ऑन टू है तो कंपोजिशन कैसा होगा, एक 1-1 है, दूसरा 1-1 है तो कंपोजिशन कैसा होगा, एक 1-1 है,
दूसरा मैनी वन है, तब कंपोजिशन कैसी होगी, ये सारे रिजल्ट्स होते हैं। जिसको रिजल्ट्स आते होंगे वो इसको करने की उसको ज़रूरत नहीं है। पर मैंने इसको 2-3 बार समझाने की ट्राई की है, पर ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था तो कई बच्चे मेरी बात को समझ गए होंगे, कई बच्चों को 2-3 बार सुनना पड़ेगा कि मैंने क्या बोला। इनफैक्ट मैंने 2-3 बार बोल दिया हुआ है, मैंने तभी 2-3 बार बोला कि आपको समझ आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन तो वही है। सो हमारे एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 तो शॉर्ट एग्जाम्पल जो हम डेली देते हैं आपको, तो बेसिक क्वेश्चन है, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। इनफैक्ट इसका आंसर गलत है, पर फिर भी चलो मैं इसका आंसर बोलने वाला हूँ। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन अंडर कॉस, उसकी डोमेन क्या होगी, कॉस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हर बच्चे को पता है कब होता है कॉस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे इस ब्रांच में। ओके, कॉस कब ग्रेटर देन 0 होता है, कॉस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है फर्स्ट में और फोर्थ में, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। हर बच्चे को पता ना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो कॉस कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब इसको कैसे बोलोगे आप, चॉइसेस में कैसे बोलोगे। ये 3π/2 ये रहा, 2π ये रहा, क्या ये फर्स्ट चॉइस है, फर्स्ट चॉइस तो है, बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट चॉइस में तो है ग्रेटर देन 0, तो क्या फर्स्ट चॉइस को मार्क कर दें। पर अगर डोमेन कोई पूछता है, डोमेन का मीनिंग होता है सेट ऑफ ऑल वैल्यूज, सारी वैल्यूज चाहिए। फर्स्ट चॉइस ठीक है, पर फर्स्ट चॉइस कंप्लीट नहीं है। क्यों कंप्लीट नहीं है, 3π/2 2π बोल दिया उसने, तो एक पार्ट बोला, अभी ऊपर का पार्ट नहीं बोला, ये वाला पार्ट बोल दिया, ऊपर का पार्ट नहीं बोला। तो फर्स्ट चॉइस ठीक है बट पूरी ठीक नहीं है, तो हमें आगे जाना चाहिए। सेकंड चॉइस भी आधा आंसर है, 0 to π/2 वो भी ठीक है, वो भी 0 to π/2 हाफ आंसर है, हमें पूरा आंसर चाहिए। तो पूरा आंसर कौन सा आ गया, फर्स्ट चॉइस सेकंड चॉइस को मिला के फोर्थ चॉइस आ गया। ये इसका कंप्लीट आंसर है, 0 to π/2 यूनियन 3π/2 2π। देखो 0 to π/2 यूनियन 3π/2 to 2π, 0 to π/2 0 to π/2 देन 3π/2 to 2π। और कोई बच्चा मेरे से इसका जेन्युइन आंसर मांगेगा, एक्चुअली इसमें से कोई भी आंसर बिल्कुल ठीक नहीं है। फोर्थ आंसर चॉइसेस की वजह से ठीक है, अदरवाइज इसका जो पूरा आंसर है वो तो काफ़ी डीप है। कोई पूरा आंसर की बात करेगा तो पूरा आंसर तो मैं क्लासेस में बच्चों को बोलता हूँ, इसका एक्चुअल आंसर तो बड़ा डीप है, वो उन्हीं बच्चों को समझ आएगा जिनका मैथ्स बड़ा अच्छा है। एक्चुअली ये क्या है, 2n प्लस π/2 है, और ये क्या है, ये है 2n माइनस π/2। इसका जो एक्चुअल आंसर है वो है यूनियन, इसका जो एक्चुअल आंसर है 2n माइनस π/2 2n प्लस π/2। ये बड़ा डीप सा आंसर है, पर ये उन बच्चों को समझ आएगा जिन्होंने चीज़ को अच्छी से समझा हुआ पहले, अदरवाइज ये थोड़ा सा टेक्निकल आंसर चले जाता है। एक्चुअल आंसर ये, कोई बच्चा में से एक्चुअल आंसर लेना चाहेगा, यूनियन n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये इसका एक्चुअल आंसर है। कोई अगर डीप जाना चाहता है मैथ्स के, और ये चॉइस होती तो बड़ी अच्छी बात होती। इसमें सारे इंटरवल ले लिए मैंने, ये वाला लिया 2n माइनस π/2 टू 2n प्लस π/2, किसके लिए, n इंटीजर के लिए। n कैन बी 0, n कैन बी 1, n कैन बी 2, n कैन बी कुछ भी, n कैन बी एनी इंटीजर। तो सो मैनी इंटरवल्स का यूनियन ले लिया, सो मैनी इंटरवल्स का यूनियन ले लिया। ये इसका एक्चुअल आंसर है, जो बाई चांस किसी चॉइस में नहीं है और कोई चॉइस नन ऑफ दिस भी नहीं है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट मैंने इसको दे दिया कि डी आंसर मैंने मार्क कर दिया। ओके, अदरवाइज मैंने एक्चुअल आंसर बोल दिया आपको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला, अगेन इन्वर्स बोला। वो इतना जीरो लेवल का क्वेश्चन है, पहला जो इन्वर्स का क्वेश्चन आया था वो फिर भी थोड़ा अच्छा था, ये तो बिल्कुल जीरो लेवल का हो गया कि y हमारे पास दे दिया गया, फंक्शन में दे दिया गया 2x + 3। इन्वर्स का मीनिंग क्या होता है, x को y में एक्सप्रेस करो। हमें इन्वर्स चाहिए तो x को y में एक्सप्रेस करो, लो हो भी गया, y - 3 = 2x, x = y - 3/2, ये आपका इन्वर्स आ गया, x y में एक्सप्रेस हो गया। बट इन्वर्स में क्या करते हैं, x को y, y को x करना पड़ता है, तो y = क्या हो गया, x - 3/2, ये आपका इन्वर्स बन गया, y = x - 3/2। तो कौन सी चॉइस है आपकी, फर्स्ट चॉइस आ रही, आंसर इज फर्स्ट चॉइस। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, पर ऐसी टाइप हम बड़ी ज़्यादा करते हैं क्लासेस में, हमें पता है कि टाइप बड़ी कॉमन टाइप है, ये हर यूनिवर्सिटी की टाइप है, PU की टाइप है, NIT की टाइप है, हर यूनिवर्सिटी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये तो बड़ी कॉमन टाइप हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 2fx 3f4 - x = 15 - 4x। हमें चाहिए f(2) चाहिए, दिस इज 15 - 4x, हमें f(2) चाहिए बस। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले फंक्शन निकालते हैं, ऐसे क्वेश्चन बड़े कर चुके हैं, तो जिसने कभी बाई चांस जिसको प्रैक्टिस नहीं होगी वो भी देख ले एक बार। बड़ी टाइप, बड़ी सिंपल टाइप है, पहले हमें fx निकालना पड़ेगा। तो क्या करते हैं ऐसे में, हम पहले हम x को यहाँ पर -x डाल देते हैं,
उससे क्या होता है, उससे ये बन जाएगा 2f माइनस एक्स 3o(f(x) इक्वल x को माइनस एक्स डाल दिया 15 प्लस 4x, ये आ गया, ये नंबर 1 आ गया, ये नंबर 2 आ गया। अब बताओ क्या करना चाहिए। हमें अगर fx चाहिए, दो इक्वेशन बन चुकी है, दो इक्वेशन fx और fo माइनस एक्स में बन गई हैं। दो इक्वेशन किस में बन गई है, fx और fo माइनस एक्स में। स्कूल में नहीं करते थे हम, दो इक्वेशन a और b में बन गई है। तो दो इक्वेशन a और b में बन गई, हमें a चाहिए b नहीं चाहिए, तो हम पता क्या करते थे, उसको मल्टीप्लाई करो, उसको मल्टीप्लाई करो, देन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। तो यहाँ भी करना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, हमें इसको गायब करना है, fo माइनस एक्स को गायब करना है। तो पहली इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरी इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरी इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, ये 6 टाइम्स बन गया। 2 से मल्टीप्लाई किया 6 टाइम्स बन गया। ये 3 से मल्टीप्लाई किया, ये भी 6 टाइम्स बन गया। उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, देन सब्ट्रैक्ट दिस 2। पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, दूसरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, देन दोनों को क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। तो देखो जरा माइंड में करके देखो, पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 टाइम्स fx, 9 टाइम्स fx, 4 टाइम्स fx, 9 टाइम्स fx, दोनों को माइनस किया, 4 माइनस 9, 4 माइनस 5 टाइम्स fx रह गया। यहाँ से 4 टाइम fx आया, यहाँ से 9 टाइम fx आया, तो 4 माइनस 9 माइनस 5 टाइम्स हो गया। ओके, यहाँ कॉन्स्टेंट 30 आया, या कॉन्स्टेंट 30 वहाँ से आया, 45 यहाँ से आया, तो 30 माइनस 45 माइनस 15 हो गया। यहाँ से x का कोफिशिएंट आया -8, यहाँ पर आया 12, -8 प्लस 12 माइनस 20 हो गया। प्लस 12 मीन्स माइनस किया तो माइनस 20 हो गया। मैं चेक कर लेता हूँ दोबारा से, 30 और वहाँ से 45 माइनस 15 हो गया, -8 माइनस 12 माइनस 20 हो गया, वहाँ से4fx और 9, बिल्कुल ठीक है, कोई गलती होने की चांस नहीं है इसमें। यहाँ से माइनस को कॉमन ले लो, 5 को ही काट दो, 5 को कैंसिल कर दो, -5 को कैंसिल कर दो, 3 प्लस 4x रह गया। ये आपका फंक्शन बन गया, 3 प्लस 4x। देखा, सिंपल सा वे होता है फंक्शन बनाने का। x को -x डाला, दोनों को आपस में सॉल्व कर लिया, स्कूल के बच्चे करते थे। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, उससे क्या होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ओनली fx पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पार्ट, fo माइनस एक्स पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा, fx बचेगा। तो fx क्या बचा, 3 प्लस 4x बचा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए f(2) चाहिए। तो f(2) चाहिए तो x को 2 डाल दो, f(2) चाहिए तो x को 2 डाल दिया, x को 2 डाला तो 3 प्लस 2 डाल दिया 8, आपका आंसर आ गया 11। सिंपल आंसर 11। आप देख रहे हो कैसे क्वेश्चंस है, ये तो मैं बड़ा टाइम लगा रहा हूँ, इनफैक्ट अपनी जिसे कहते हैं ना कि जो क्वेश्चन अबाउट 10 सेकंड में होने वाला होता है, उसके ऊपर मैं 30 सेकंड लगा रहा हूँ। मैं इसलिए टाइम लगा रहा हूँ कि मेरे पास टाइम ज़्यादा भी है। रीज़न क्या कि अगर मैं जल्दी थी क्वेश्चन का आगे चलेगा, आपको मैं सब बड़ी जल्दी करा दिए। अब मैं आराम से क्वेश्चन समझाता जा रहा हूँ, साथ साथ में टाइप समझाता जा रहा हूँ। ओके, तो लेकिन चलो, ये लेक्चर जो है ये आपका सिर्फ एक वर्कशीट का लेक्चर नहीं है, ये एक्चुअल आपका कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इसकी डोमेन निकालो। अंडरवुड के डोमेन का मतलब जो चीज़ अंडरवुड के अंदर है, डैश शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डोमेन का मतलब जो चीज़ अंडरवुड के अंदर है, x+1 इंटू x-3 बाय x-2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आप हर बच्चे को पता है, जो चीज़ अंडरवुड के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बाद आप ये ना करना केस 1 किया, केस 2 किया, वो टाइम वेस्ट होगा। आप वेवी मेथड लगाओ। वेवी मेथड क्या कहता है, इसके रूट्स को लिखो। इसके रूट्स कौन से है, -1 2 3, ये रूट्स को लिखा आपने। जो इसके रूट्स है -1 2 3 को लिखा। और वेवी मेथड ये कहता है 3 से ऊपर क्या होगा, एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, फिर यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा। आपको पता है वेवी मेथड क्या होता है। पहले रूट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया हमने। फिर जो हाईएस्ट रूट होता है उसके राइट साइड में पॉजिटिव होता है, हाईएस्ट रूट के राइट साइड में पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो हमें तो पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव कहाँ हुआ, यहाँ पर पॉजिटिव हुआ और यहाँ पे पॉजिटिव हुआ। हमें पॉजिटिव चाहिए, 2 पार्ट में पॉजिटिव हुआ। और माइंड में रखना, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो कहाँ पॉजिटिव हुआ, क्लोज -1 टू ओपन 2। मैंने ओपन 2 क्यों बोला, अगर 2 बोल दूँ तो 2 पे आपका फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो क्लोज -1 टू ओपन 2 यूनियन क्लोज 3 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर आपका फंक्शन पॉजिटिव हो गया। तो आपका आंसर आ गया सी चॉइस।
देखा आपने कितने सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको इंटरवल पता होना चाहिए कैसे करते हैं, ये वेवी मेथड आपको आना चाहिए तो क्वेश्चन सिंपल। हाँ, कई बुक्स में क्या किया जा रहा है, केस 1 केस 2 बनाया जा रहा है, वो बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं उसमें, वो देख लेना, वो मुश्किल वाला वे नहीं करना आपने। ये मैंने वेवी मेथड कर दिया। ओके, तो आप मेरे वीडियो लेक्चर बाकी भी सुन सकते हो, यूट्यूब में है। किसी को बाई चांस ना पता हो कि वेवी मेथड होता क्या है तो यूट्यूब पे जाके लेक्चर को सुन सकते हो, तो आपको समझ आ जाएगा वेवी मेथड क्या होता है। जो मैं बीच की बातें बोल रहा हूँ वो भी आपको समझ आ जाएंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, वेरी सिंपल वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, वही टाइप है जो मैंने पीछे की थी, बिल्कुल सिंपल टाइप है। तो क्या टाइप है, फंक्शन हमें ऐसा दिया हुआ है x + 1/x = x² + 1/x², हमें ऐसा दे दिया, तो हमें एक्चुअल फंक्शन मांग रहा है कि फंक्शन है क्या, हमें फंक्शन मांग रहा हो, ऐसा में दे दिया फंक्शन मांग रहा है। बड़ी सिंपल टाइप है। ये सारे क्वेश्चन क्लासेस में कर चुके हैं, ये सारी हमारी असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं, बड़े सिंपल से क्वेश्चन हैं। आप देखो क्या करना चाहिए, यहाँ पर ट्राई करोगे, इसको इस वे में लिखो, इस चीज़ को इस वे में लिखो। कैसे लिखोगे इसको आप, x + 1/x² - 2, ठीक लिखा मैंने, चेक करो, ठीक लिखा है मैंने, ठीक लिखा है, चेक करो प्लीज़, x + 1/x² - 2 ठीक लिखा है। और ठीक लिखा है तो क्या देखा आपने कि आपका f(this) ये बन गया, f(this) ये बन गया। अगर आपके लिए मैं अगर x + 1/x को y बोल दूँ तो क्या देखा आपने, f(y) y² - 2 बन गया। तो आपने क्या देखा, f(y) y² - 2 बन गया। इट मीन्स f(x) क्या बन गया, सो आपका f(x) क्या बन गया, x² - 2 बन गया। सो दिस इज द फंक्शन x² - 2। तो बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ये। सो fx हो गया x² - 2। ओके, सिंपल सा था, बिल्कुल सिंपल, बट टाइप अच्छी है वाली। ओके, चल अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में हमें fx गिवन है, हमें gx गिवन है और कंपोजिशन चाहिए। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। हमें सेट ऑफ कंपोजिशन, सॉरी दोनों कंपोजिशन इक्वल है, हमें सॉल्यूशन सेट चाहिए, दोनों कंपोजिशन इक्वल है। f कंपोजिशन g = g कंपोजिशन f। f हमारे पास क्या है, x² है, g हमारे पास 2x है, हमें चाहिए f कंपोजिशन g = g कंपोजिशन f। तो x की वैल्यूज क्या है, तो क्वेश्चन बड़ा इजी होता है, कंपोजिशन का इजी क्वेश्चन है। f के अंदर g डाला, g के अंदर f डाला, दोनों को सेम करना मुझे। f के अंदर g डालो भाई, f के अंदर g डाला, f के अंदर g डाला तो क्या बन गया, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, वहाँ पर 2x डाल दो तो ये बन गया 2x² बन गया। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, वहाँ मैंने क्या डाल दिया, यहाँ पे x है, वहाँ मैंने 2x डाल दिया, ये बन गया। और g में fx डालो, यहाँ पे x है, वहाँ fx डाल दो, वो बन गया 2x²। समझ आ रहा होगा आपको, f और g का मतलब, यहाँ पे x है वहाँ g डाल दिया, जहाँ पे x है वहाँ पर मैंने 2x डाल दिया। और g और fx का मतलब, जहाँ पर g का x है वहाँ मैंने fx डाल दिया, मीन्स कि 2x² हो गया। तो ये बन गई, लेफ्ट हैंड साइड बन गई 2x और राइट हैंड साइड 2x²। नाउ बेस तो बेस की इक्वल है, पावर इज इक्वल टू पावर, ऐसे पहुँच के हम। तो यहाँ से आपको दिख ही रहा है x² - 2x 0, तो x की वैल्यू आ गई 0 and 2, x की वैल्यू आ गई 0 and 2। सो यहाँ पर 2x की वैल्यू आ गई 0 and 2। सो आंसर क्या आ गया, सी चॉइस 0 and 2। सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। कंपोजिशन बेसिक आपको कंपोजिशन आनी चाहिए जो हर बच्चे को आती है। ओके, तो आपके सिलेबस का पार्ट भी आजकल है, जो कॉलेज का सिलेबस है उसका पार्ट भी है कंपोजिशन। तो कंपोजिशन तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन कई बच्चे देखकर डर जाते हैं कि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, भाई इतना आसान क्वेश्चन है। एक्स इंटरसेप्ट क्या है, मैंने बोला ना कि पीयू में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, जब वाई 0 होता है। कोई पूछा एक्स इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या होता है, ये एक्स इंटरसेप्ट होता है। क्या होता है, ए 0, ये आपका ए। एक्स इंटरसेप्ट ए हुआ कब होता है, वाई 0। वाई को 0 करोगे तो एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा, एक्स को 0 करोगे तो वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा, ये होता है ना। y को 0 करोगे तो x इंटरसेप्ट आ जाएगा, x को 0 करोगे तो y इंटरसेप्ट आ जाएगा। तो दो बातें तो मैंने आपको ऐसी बता दी। सो फंक्शन हमारे पास क्या इस बार √5 - x है। अगर आपको x इंटरसेप्ट चाहिए, तो बताओ क्या करूँ मैं। अगर आपको x इंटरसेप्ट चाहिए तो यहाँ पर y को 0 कर दो। y को 0 कर दिया मैंने अगर, तो क्या बन गया √5 - x, तो x बन गया 5। क्या बन गया, x 5 बन गया। तो x 5 बन गया, y 0 हो गया। सो x इंटरसेप्ट क्या बन गया, 5,0। x इंटरसेप्ट बन गया 5,0। जो मैं देख रहा हूँ फर्स्ट चॉइस में तो नहीं है, सेकंड चॉइस में भी नहीं है,
और थर्ड चॉइस में है, फोर्थ चॉइस में है। थर्ड एंड फोर्थ चॉइस में से एक आंसर आएगा, थर्ड चॉइस और फोर्थ चॉइस। अभी मैंने एक चीज़ निकाली है, एक्स इंटरसेप्ट, वो आ गया 5 0। सिमिलरली वाई इंटरसेप्ट चाहिए तो क्या करना होगा, अभी मैंने एक्स इंटरसेप्ट निकाला है, अगर आपको वाई इंटरसेप्ट चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा, एक्स को 0 डालना पड़ेगा। यहाँ पे एक्स को 0 डाल दो, यहाँ पे एक्स को 0 डाल दिया, क्या बन गया, ये बन गया, क्या बना बच्चों, y इक्वल टू √5 बन गया। तो एक्स इंटरसेप्ट क्या, सॉरी वाई इंटरसेप्ट क्या बन गया, एक्स को 0 डाला, क्या किया मैंने, एक्स को 0 डाला तो y ये आ गया, तो 0 √5 देखो सी में है डी में है, तो इनफैक्ट डी में है, डी में है 0 √5। आपकी दो चीज़ें मैच हो चुकी है, ये आपका एक्स इंटरसेप्ट भी मैच हो गया, वाई इंटरसेप्ट भी मैच हो गया, बाकी किसी में मैच नहीं हुआ। सो आंसर इज डी चॉइस। किसी बच्चे को आगे भी जाना है, डोमेन क्या है वो तो वैसे ही पता है, डोमेन वैसे तो जाने की जरूरत नहीं है, डी चॉइस आ चुका है। किसी को डोमेन चाहिए तो अंडरवुड के अंदर जो चीज़ है डायरेक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो चीज़ अंडरवुड के अंदर डायरेक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5, तो डोमेन होगी लेस देन इक्वल टू 5, वो भी मेरे ख्याल से मैच हो रही है, हाँ वो भी मैच हो रही है। लेस देन इक्वल टू 5 को क्या बोलते हैं हम, -∞ to 5 क्रॉस, तो वो भी मैच होगी डी चॉइस के साथ। सिमिलरली रेंज क्या है, अगर फंक्शन अंडरवुड फंक्शन है और फंक्शन अंडरवुड फंक्शन है तो अंडरवुड की रेंज क्या होती है, आपको पता है अंडरवुड इज ऑलवेज पॉजिटिव। अंडरवुड की रेंज क्या होती है, y ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अंडरवुड की रेंज क्या होती है, जो अंडरवुड फंक्शन होता है, मैं क्लासेस में हमेशा बोलता हूँ अंडरवुड फंक्शन क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो जो अंडरवुड फंक्शन है दैट्स ऑलवेज पॉजिटिव, तो उसकी रेंज क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इसकी डोमेन होगी, ये इसकी रेंज होगी, तो सब कुछ मैंने निकाल के दे दिया, डोमेन भी निकाल दी, रेंज भी निकाल दी, एक्स इंटरसेप्ट भी निकाल दिया, वाई इंटरसेप्ट भी निकाल दिया, चारों निकाल दिए। पर आपको 4 की जरूरत नहीं थी, आपको 2 से काम चल गया था। 2 से काम, जब आपको एक्स इंटरसेप्ट चाहिए तो अगर आपको एक्स इंटरसेप्ट चाहिए तो y को 0 डाल दो, अगर वो y इंटरसेप्ट चाहिए तो x को 0 डाल दो, उससे आपका सीधे ही डी चॉइस आ गया था, आपको कुछ भी और नहीं करना था। सिंपल से क्वेश्चन है, फिर बता रहा हूँ, बड़े सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 में थोड़ा जीन का रोल आ रहा है। जीन मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और सभी बच्चों को पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, जीन एक्स क्या होता है, 9 पॉइंट समथिंग क्या होगा, 9 होगा, पता ना आपको, -2 पॉइंट समथिंग क्या होगा, -3 होगा, सभी बच्चों को जीन फंक्शन आता होगा। तो यहाँ पर बस आपने x की वैल्यूज डालनी है, तो आउटपुट देखनी है कि आउटपुट क्या आ रही है, बस। तो कुछ नहीं करना, x की वैल्यू को डालते जाओ और अपनी आउटपुट को देखते जाओ। या जो चॉइसेस दी जा रही हैं वो आपकी fx की वैल्यूज़ दी जा रही है, x को डालने के बाद fx की वैल्यूज़ क्या आएंगी, x को डालने के बाद fx की वैल्यूज़ क्या आएंगी वो हमारे पास है। पहली बात है मोड x लेस देन 71 है, इसका मीनिंग क्या होता है, हर बच्चे को पता है, कभी मोड x लेस देन ए आए, इसका मीनिंग होता है x लाई बिटवीन -a to +a, ये आपको पता है, पता नहीं पता, मोड x लेस देन ए, x लाई बिटवीन -a to +a। सो यहाँ पर मोड x लेस देन 71, तो x लाई बिटवीन -71 to +71, x लाई बिटवीन -71 to +71। सो जीन के अंदर क्या, जीन के अंदर x/5 है, जीन के अंदर क्या x/5 है, तो x/5 कर दिया अगर आपने, तो ये हो गया किसके बीच में हो गया, डिवाइड बाय 5 कर दिया इसको, तो डिवाइड बाय 5 किया 14 पॉइंट समथिंग 14.2, इसको डिवाइड बाय 5 किया -14.2, तो आपका जो ये है जो आपका x/5 है डेट लाई बिटवीन 14.2 एंड -14.2, -14.2 to 14.2 के बीच में लाई कर x/5, ठीक है। पर आपको तो जीन चाहिए, जीन इज ऑलवेज इंटीजर। पहले मैं इसको प्लॉट कर देता हूँ आपके लिए, ये आपका 14 है, ये आपका बीच में 0 है, ये 15 है, ये 14.2 है, ओके। ये आपका -14 है, ये आपका -14.2 है, ओके। थोड़ा ये आपका -15 है, मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है, ओके राइट। अब आपको पता है कि x/5 जीन x/5 चाहिए आपको, तो जीन x/5 कौन कौन से इंटीजर होंगे, अब वो बताओ आपको पता है जीन इज ऑलवेज इंटीजर, तो 14.2 से छोटे इंटीजर कौन से हैं वो आप देखो, तो वो इंटीजर है आपके पास, कौन कौन से इंटीजर है बताओ, कौन कौन से इंटीजर आएंगे आपके पास। जीन x/5 चाहिए स्टूडेंट्स, जीन x/5, तो कौन कौन से इंटीजर है जो 14.2 से छोटे हैं, तो वो आ गया, एक तो आ गया 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 14। 14.2 का जीन क्या होगा, 14 होगा। 14.2 का जीन क्या होगा, 14 होगा। ये तो मैंने पॉजिटिव वालों की बात कर ली। अब चलते हैं नेगेटिव वालों के पास। नेगेटिव वाले कहाँ जाएंगे, ये तो मैंने पॉजिटिव की बात की है। अगर आप -14.2 ले रहे हो, -14.2 यहाँ पर नंबर है, उसका जीन -15 है।
-14/2 का जीन -15 है, तो आपके नेगेटिव वाले कहाँ जाएंगे? -15, -14, -3 अप टू -1 नेगेटिव वाले जाएंगे। आप समझ रहे हो ना? यहाँ पर कोई नंबर होगा वो उसका यहाँ पे जो नंबर होगा इसके बीच में उसका जीन -1 होगा, यहाँ पे नंबर होगा उसका जीन -2 होगा। -14/2 का जीन क्या है? -14/2 का जीन है -15, तो नेगेटिव यहाँ जाएंगे, पॉजिटिव यहाँ जाएंगे, तो टोटल क्या हो गए? टोटल हो गए -15, -14, -15, -14 अप टू +14। आपका आंसर हो गया डी चॉइस। डी चॉइस में नेगेटिव जो आ रहे हैं -15 से स्टार्ट हो रहे हैं, नेगेटिव जो हो रहे हैं -15 से स्टार्ट हो रहे हैं, पॉजिटिव कहाँ खत्म हो रहे हैं? पॉजिटिव 14 पे खत्म हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो रहा है, मेरे से मैच कर रहा है। नेगेटिव जो हो रहे हैं वो आपके नेगेटिव जो आ रहे हैं वहाँ पर वो आ रहे हैं -15 से स्टार्ट हो रहे हैं और 14 पे पॉजिटिव खत्म हो रहे हैं। सो आंसर इज डी चॉइस। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, जीन का बेसिक क्वेश्चन था कि x की वैल्यू अगर इसके बीच में है तो जी x/5 की वैल्यू कौन से इंटीजर के बीच में होगी? जीन x/5 की वैल्यू कौन से इंटीजर के बीच में होगी? तो आपने देख लिया 14/2 है तो मैक्सिमम वैल्यू 14 है पॉजिटिव में, -14/2 है तो नेगेटिव में मिनिमम वैल्यू -15 है, नेगेटिव में मिनिमम वैल्यू -15 है, पॉजिटिव में मैक्सिमम वैल्यू 14 है। तो बस इतनी सी बात देखनी है। चॉइसेस में बस यही तो है, क्या -14 to 14 है या -14 to 15 है, -15 to 14, हर चॉइस में बस यही बताया गया कि स्टार्ट कहाँ पे एंड कहाँ पे है, स्टार्ट कहाँ से एंड कहाँ पे है, वही आपको ठीक तरीके से बताना है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, जिसको जीन आता है उसके लिए बेसिक क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच इज नॉट अ फंक्शन। देखो फंक्शन की डेफिनेशन आपको पता है, टू ईच एलिमेंट ऑफ x यूनिक एलिमेंट ऑफ y। फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? टू ईच ऑफ a यूनिक ऑफ b, ईच ऑफ a यूनिक ऑफ b। पहले वाला फंक्शन होगा 1 के लिए 4, ईच ऑफ a, ईच ऑफ a मीन्स 1 2 3 हो गया, 1 2 3 बिल्कुल ठीक है, ईच ऑफ a हो गया, यूनिक भी हो गया, 1 के लिए 4 गया, 2 के लिए भी 3 के लिए भी 4 गया। कई बच्चे, मैं बताता हूँ कई बच्चों का जिनका मैथ थोड़ा वीक होता है, वो कहते हैं सर 1 के लिए भी 4 गया, 3 के लिए 4 हो गया, तो यूनिक कैसे हो गया? अरे यार 1 के लिए 4 गया, 1 के लिए क्या गया? ओनली 4 गया। 3 के लिए क्या है? ओनली 4 है। 1 के लिए भी ओनली 4 है, 3 के लिए भी ओनली 4 है, तो ओनली का मतलब सभी के एक एक एलिमेंट है। 1 के लिए ओनली 4, 2 के लिए ओनली 5, 3 के लिए ओनली 4, सभी के लिए ओनली एक एक एलिमेंट है। टू ईच ऑफ दिस यूनिक और डैट आपका फर्स्ट चॉइस तो फंक्शन है। सेकंड चॉइस भी ईच ऑफ दिस 1 2 3 यूनिक और डैट। देखो फिर मैं बता रहा हूँ, जिनका मैथ्स थोड़ा वीक होता है वो बेचारे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। ये 4 है, 1 भी 4 के पास गया, 2 भी 4 के पास गया, 3 भी 4 के पास गया, तो कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर देखो 3 एलिमेंट एक के पास चले गए, यूनिक नहीं हुआ। अरे 1 ओनली 4 के पास गया, 2 ओनली 4 के पास गया, 3 ओनली 4 के पास गया, तीनों एलिमेंट एक ही एलिमेंट के पास गए हैं, सो यूनिक हो गया, हर एलिमेंट यूनिक के पास गया है। दिस इज अगेन अ फंक्शन। सिमिलरली 2 4 के 1 2 3 ये भी तीनों कवर हो गए, 1 2 3, और वहाँ के 3 5 4 ठीक है वो भी कवर हो गए, ये थर्ड इज आल्सो फंक्शन। पर यहाँ पर क्या है, 1 4 के पास गया, 1 5 के पास भी गया, 1 4 के पास गया, एक एलिमेंट 2 के पास गया, 1 4 के पास भी गया, 1 5 के पास भी गया। दिस इज नॉट अ फंक्शन। 1 4 के पास भी गया, 1 5 के पास भी गया, ईच ऑफ ए यूनिक ऑफ बी। यहाँ पर ईच तो है, 1 भी है, डोमेन में 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, बट यहाँ पर एक एलिमेंट 2 के पास जा रहा है, 1 4 के पास गया, 1 5 के पास गया, दिस इज नॉट अ फंक्शन। 2 4 के पास गया, 2 5 के पास गया, नॉट अ फंक्शन। तो आइए फंक्शन फेल हो गया, तो विच इज नॉट अ फंक्शन? डी चॉइस इज नॉट अ फंक्शन। ओके क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ एडिंग क्वेश्चन। एडिंग क्वेश्चन तो वही है कि एफ के अंदर एफ कंपोजिशन का क्वेश्चन है, एफ के अंदर एफ निकालो, ये आपका फंक्शन दे दिया, तो आपने क्या करना है, आपने कंपोजिशन निकालनी है। आपको एफ ओ एफ पूछा जा रहा है, एफ ओ एफ क्या, कंपोजिशन क्या है, बस ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। एफ के अंदर एफ डालना आपने, एफ के अंदर ये एफ डालना है, जहाँ पर एक्स है, जहाँ पर फंक्शन का एक्स है, यहाँ पर फंक्शन एक्स है, वहाँ पर इसको डाल दो। ओके, ये तो आपको पता है कि बेसिक क्वेश्चन हो गया। जहाँ एक्स है इसको डाल दिया, x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 माइनस 1, एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस 1, ये ऊपर गया, ये हो गया -2। ओके, नीचे का डोमेटर कट जाएगा, ये ऊपर गया, ये +1 कट जाएगा, नीचे हो जाएगा 2x, ये आ जाएगा -1 बाई एक्स। ओके, क्या आ जाएगा? -1 बाई एक्स। आप चेक कर सकते हो कैलकुलेशन अपने आप कर सकते हो, बेसिक कैलकुलेशन है, बस आपको पता होना चाहिए कंपोजिशन क्या होती है। एफ के अंदर एफ डाला, जहाँ पे एक्स है मैंने वहाँ पर ये डाल दिया, सो ये हमारे पास क्या आ गया? -1 बाई एक्स आ गया। तो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, -1 बाई एक्स आ रहा है आपका आंसर यहाँ प्लस लिख दिया गलती से, यहाँ माइनस आ रहा है। ओके, मैं देख लिया माइनस आ रहा है। ओके, आंसर इज बी चॉइस। क्वेश्चन नंबर 19, अगेन वही इन्वर्स का क्वेश्चन आ गया। इन्वर्स वाले क्वेश्चन 3 बार आ चुके हैं, देखो आपके सामने है।
इन्वर्स वाली चीज़ में क्या है कि वही बात है, पहले x को y में एक्सप्रेस करो। इस वक्त फंक्शन कौन सा हमारे पास है, 3x माइनस 4/5। y इन टर्म्स ऑफ x है, आपको क्या करना है, x इन टर्म्स ऑफ y करना है। तो पहले 5 को वहाँ ले गए, 5y प्लस 4 इक्वल टू 3x, 5y प्लस 4 इक्वल टू 3x। तो x की वैल्यू आ गई 5y प्लस 4/3। सो ये आपका इन्वर्स आ गया। पर हमें क्या करना होता है, हमें x को y, y को x में इंटरचेंज करना होता है। x को y किया, y को x किया, ये आपका फाइनल इन्वर्स आ गया, y इक्वल टू 5x प्लस 4/3। सो आंसर इज सी चॉइस, y इक्वल टू 5x प्लस 4/3। दिस इज इन्वर्स, सी चॉइस। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। आपको पता है कि ये क्वेश्चन मैं क्लासेस में कितने कराता हूँ, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन। ये सेम क्वेश्चन मैं ऐसे ही बच्चों को देता हूँ क्लासेस में, पता नहीं क्या क्या बना के, कभी एक के अंदर दूसरा डाल दिया, कुछ और डाल दिया। तो ये आपको बाई चांस वही क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एनआईटी में भी आ चुका हुआ है, ऐसा क्वेश्चन पीयू में भी आ गया। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपनी मर्जी से आपको देते हैं और बाई चांस पेपर में आ जाती हैं। तो दो फंक्शन यहाँ पर है, एक